कोई भी चीज़ आप उठाएं उसका एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है। अगर आप बीच में कोई भी चीज़ अधूरी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगी। हिप्नोथेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी एक ऐसा साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो आपके सबकॉन्शियस में जाके काम करता है। वो एक गाइडेड स्टेट ऑफ मेडिटेशन है जिसे हम ट्रांस भी कहते हैं। हिप्नोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो सबकॉन्शियस के जो डेटा होता है उसको ऑल्टर भी कर सकती है। क्या हिप्नोथेरेपी का कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है? हिप्नोथेरेपी इमोशनली बहुत चार्जिंग टेक्निक है क्योंकि आपके इमोशंस बहुत भारी होते हैं और जब आप सिंपल है आप अपना कचरा निकाल रहे हो। हिप्नोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट तभी हो सकता है जब आप उसे हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज का हमारा स्पेशल एपिसोड नुपुर जी के साथ हिप्नोथेरेपी के ऊपर है। आइए जानिए हिप्नोथेरेपी क्या होता है। हेलो नुपुर जी। थैंक यू सो मच तन्वी एंड टीवीटी पॉडकास्ट फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। हेलो, हम आज हिप्नोथेरेपी के साथ साथ बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस हमारे फिजिकल प्लेन को और कैसे हमारा फिजिकल प्लेन हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। और इसके अलावा हम अच्छी अच्छी रेमेडीज भी देखेंगे जिससे आप अपना सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं और लेट गो टेक्निक्स भी करेंगे। हिप्नोथेरेपी, सबसे पहले जानना चाहेंगे हिप्नोथेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी एक ऐसा साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो आपके सबकॉन्शियस में जाके काम करता है। वो एक गाइडेड स्टेट ऑफ मेडिटेशन है जिसे हम ट्रांस भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जब आप ट्रांस स्टेट में होते हो तब आपका सबकॉन्शियस बहुत इजीली चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। योर एक्सेप्टेंस इज हायर। हिप्नोथेरेपी एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह होता है। ये एक ऐसी थेरेपी है जहां आप सामने वाले को, मतलब आपके क्लाइंट को, ट्रांस स्टेट में लेकर जाते हो जहां उसका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। अब ये सबकॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, क्योंकि जब भी लोग मेरे पास आते हैं अगर मैं उनको ये समझाती हूँ जो मैंने आपको समझाया तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये लगता है ना एक पेंडुलम घुमाएंगे और मुझे बेहोश कर देंगे। आई विश ऐसा होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रांस में दूसरी तरह के मतलब एलिमेंट्स भी यूज कर सके। हम काफी सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं, पेंडुलम इज वन ऑफ देम। बट जैसे हम दोनों अभी बैठ के बात करें, दिस इज अवर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। आपका सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड वो होता है जब आपका कॉन्शियस थोड़ी सी देर के लिए बैक सीट ले लेता है, जहां हमारी सारी मेमोरीज, हमारे सारे इमोशंस, सब कुछ स्टोर्ड होता है। वो हमारी लाइफ को कंडीशन करता है। हम जैसा बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे बिहेवियर, एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स, देर ऑल रूल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो सबकॉन्शियस के जो डेटा होता है उसको ऑल्टर भी कर सकती है। तो जब मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो किसी न किसी चीज़ को लेकर फिक्सेटेड है, परेशान है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है लाइफ में जो टूट नहीं रहा है, तब मुझे हिप्नोथेरेपी यूज़ करने का मौका मिलता है। तो आई होप मैंने थोड़ा क्लैरिटी दे दी आपको कि हिप्नोथेरेपी किस तरह का होता है। ये तो समझ आ गया हिप्नोथेरेपी क्या है और किन किन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ होती है। कि बहुत सारे लोगों का मिथ है कि हिप्नोथेरेपी में जब हम ट्रांस में जाते हैं तो क्या हम आप मतलब उनका कोई पर्सनली बहुत सारी डिटेल्स निकल जाती हैं या कोई मिसगाइड कर दे, ऐसा भी कोई चांस होता है? तो इसका मतलब तन्वी आप ये बोल रहे हो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट या एक प्रैक्टिशनर किसी क्लाइंट को थेरेपी में ले जाके उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेगा, नंबर ले लेगा, सच निकलवा देगा। मेरे पास काफी हाउसवाइफ्स ऐसी आती है कि आप मेरे हस्बैंड को ना हिप्नोथेरेपी के स्टेट में लेके चले जाओ और उसे सारा सच निकलवा ये हमारे पास भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं आई रियली विश मुझे टैरो की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो मेरे लिए टैरो इज अ टूल। हिप्नोथेरेपी एक डीप रिलैक्सेशन मेथड है जिससे आप फोकस बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ के एरियाज का जहां फोकस मिसिंग है वो बढ़ा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी में काफ़ी सारी मोडालिटीज़ होती हैं। आप जब उस स्टेट में होते हैं तन्वी, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपको पता होता है आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी फिजिकली, मेंटली आप कहाँ हैं, आपको बहुत क्लियरली पता होता है।
हिप्नोथेरेपी इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जाके काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रियलिटी को भूल जाएं। ना आप अपनी रियलिटी ऑल्टर कर सकते हैं, ना आप अपनी रियलिटी भूल सकते हैं, ना मैं किसी को हिप्नोथेरेपी करके उसे हिप्नोटाइज करके कुछ गलत या कोई ऐसा काम करवा सकूं जो उसे नहीं करना हो। इट्स जस्ट अ वेरी ग्राउंडेड, डीपली रूटेड एक्सरसाइज जो रिलैक्सेशन मेथड कहलाती है, और एक वो गाइडेड फॉर्म में होती है जिससे मैं आपको धीरे धीरे और रिलैक्स्ड करके, आपके मन को शांत करके वो सारी चीज़ों पे काम कर सकूं जो आपको इमोशनली या कई हद तक फिजिकली भी परेशान कर रही हूँ। क्योंकि हमारे इमोशंस काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होते हैं हमारे फिजिकल। जैसे कि अगर आप बीमार हो तो क्या आप खुश रह पाओगे? अगर आपको कंटिन्यूस पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, आपके इमोशंस भी अनबैलेंस्ड होंगे आपकी बॉडी के साथ। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में एलिमेंट्स है, आपके इमोशंस गड़बड़ हैं, तो मतलब वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि आपके इमोशंस की वजह से आपको फिजिकल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स के साथ ये गजब का काम करता है। इट्स लाइक अ मिराक्युलस एक्सरसाइज। और मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं जब लोग फिजिकल एलिमेंट्स के साथ आते हैं और हिप्नोथेरेपी से काफ़ी हद तक ठीक होके जाते हैं। लेकिन अगेन, आपका डॉक्टर्स एडवाइस और योर फिजिकल ट्रीटमेंट इज पैरामाउंट। वो चलते चलते आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए हिप्नोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। क्या हिप्नोथेरेपी का कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है? हिप्नोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट तभी हो सकता है जब आप उसे बीच में छोड़ दें। मतलब आप कोई भी थेरेपी की एक शुरुआत, कोई भी चीज़ आप उठाएं, उसका एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है। अगर आप बीच में कोई भी चीज़ अधूरी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है आपको समझाने के लिए तन्वी, एंड आई होप मेरे दर्शकों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए कि हिप्नोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्यों हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। हिप्नोथेरेपी इमोशनली बहुत चार्जिंग टेक्निक है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत भारी होते हैं। और जब आप, सिंपल है, आप अपना कचरा निकाल रहे हो, आपने जो लोड ले रखा है आप उसको क्लीन कर रहे हो, आप उसको क्लेंस कर रहे हो। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, जब किसी श्राप की वजह से विष्णु जी ने ये विचार दिया था कि क्यों ना हम समुद्र में से अमृत निकाले और हम सब ले लें। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था और सारे देवताओं के पावर्स छीन लिए थे, तो वो अमर नहीं रहे थे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि क्यों ना हम अमृत मंथन करके उसमें से अमृत निकाल के समुद्र में से और बांट लें। और कहीं ना कहीं असुरों ने भी ये बात सुन ली और वो दोनों आए और दोनों ने चर्निंग शुरू किया समुद्र का। टोटल 14 आर्टिकल्स उसमें से अलग अलग फॉर्म में निकले थे, जिसमें से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी की बात कर रही हूँ तो मैं ओवर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी। जब चर्निंग चल रही थी तब कामधेनु निकली, उसमें से बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट्स निकल रहे थे। उसमें से एक अप्सरा निकली, लक्ष्मी जी भी उसी चर्निंग का एक हिस्सा है जहाँ से अमृत मंथन करते करते निकली। उसमें विष भी निकला था, अगर आपको वो याद हो कि। और सिंपल है चर्निंग का कहानी कि जब तक वो चर्निंग का सामान निकाल के किसी में बांट ना दिया जाए, आप दूसरा एलिमेंट नहीं निकाल सकते। अगर आपको नेक्टर, मतलब अगर लाइफ में से अमृत चाहिए है तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आप वो नेक्टर पा लेंगे। तो उसमें से विष भी एक एलिमेंट था। जब भगवान शिव ने अपने कंठ में लिया था और उन्हें नीलकंठ, क्योंकि वो इतना जल रहा था कि उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, और फिर उनके ऊपर पानी चढ़ाया गया था जिससे उनका कंठ को ठंडक मिले, और इसीलिए हम शिव जी पर पानी भी चढ़ाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जितनी भी कहानियां हैं, शास्त्र हैं, इनमें इतने मीनिंग्स छुपे हुए हैं कि अगर आप जिंदगी का नेक्टर निकालना चाहते हैं तो आपको वो विष भी अपने कंठ में लेना पड़ेगा। तो जब भी हम इमोशंस के साथ काम करते हैं, अगर मैं आपका पास्ट थोड़ा सा ओपन करके उसके झाँक के उसमें से कचरा या वो जो पेन है, जो वो इमोशनल लोड है वो निकालूंगी, तो 100% उसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। हो सकता है थेरेपी के बाद आपको फर्स्ट या सेकेंड थेरेपी के बाद थोड़ा सा और लोडेड फील हो, लेकिन ये हीलिंग का एक प्रोसेस है, ये लाइफ से नेक्टर निकालने का एक प्रोसेस है। ये जो आपने हिप्नोथेरेपी की बात करी, इसमें क्या क्या मोडालिटीज़ होती हैं और कैसे कैसे इनको आप यूज़ करते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तन्वी, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो ना मेरा PLR कर दो, मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो। हाँ, मुझे तो पक्का पास्ट की प्रॉब्लम है। जब आप इस लाइफ के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे तभी आप पास्ट लाइफ पे जा पाओगे। PLR कब यूज होता है एज अ मोडालिटी इन हिप्नोथेरेपी? जब आपका कोई पर्टिकुलर पैटर्न बहुत रेपिटेटिव हो,
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेरी सारी चीज़ें मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। जब आप हिप्नोथेरेपी को करीब से देखते हैं उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरह के मेडिटेशंस होते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं। जैसे एक होता है नोइंग योर इनर सेल्फ, जब आपको आंसर्स पता होते हैं, आपको पता होता है कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर ले, लेकिन एज अ ह्यूमन टेंडेंसी है एक्सेप्ट ना करने की और उसे रिजेक्ट करने की। तो टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम योर इनर सेल्फ होता है, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स होता है। हम सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, हमारे पूर्वज जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं, वो इस धरती पर हमें हेल्प करने के लिए रुके हैं। तभी तो हमारे, अगर आप कोई भी ट्रेडिशन में देखेंगे तो जो भी हमारे पास्ट एंसेस्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें हम होमेज पे करते हैं, तो वो हमें गाइडेंस या हमें गाइड्स की तरह हेल्प करते हैं। तो आपके एक्सेसिंग योर इनर सेल्फ, एक्सेसिंग योर स्पिरिट गाइड, एक्सेसिंग योर एंजल और द गार्जियन एंजल्स होता है। इसमें एक टेक्निक है जो मुझे बहुत पसंद है, इज एक्सेसिंग योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड एक वो थेरेपी होती है जब हम अपने ही बचपन का एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है या कोई पर्टिकुलर इमोशन होता है या कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, हम अपने इमोशंस को वहां पर लॉक करके आ जाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बिहेवियर में ये चेंजेस या ये पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न क्यों है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो चाबी बचपन में छोड़ दी होती है। बचपन का मतलब न्यूबॉर्न भी हो सकता है, बचपन का मतलब 2-3 साल का बच्चा भी हो सकता है, बचपन का मतलब 13-14 साल की, वो जो भी हमने एज अ चाइल्ड एक इमोशन को कहीं ना कहीं लॉक करके रख दिया है, वो पार्ट हमने खो दिया है। जैसे मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी, उसके पास सब कुछ है, शी हैज गॉट एवरीथिंग, शी हैज गॉट अ गुड हाउस, शी हैज गॉट एन अमेजिंग हस्बैंड, वो फाइनेंशियली सेट है, उसका खुद का बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन जब वो मेरे पास है वो बोलती कि मुझे ना खुशी नहीं होती, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, लेकिन जब मैं रात में लेटती हूँ ना तो मुझे खुशी महसूस नहीं होती। हाँ, मैंने उसकी हिप्नोथेरेपी जब शुरू की, फर्स्ट और सेकंड सेशन के बाद मुझे लगा कि उसे इनर चाइल्ड की ज़रूरत है। जब मैं उसके इनर चाइल्ड में गई, वो मुझे थेरेपी के दौरान जब मैं उसे ट्रांस में लेके गई और जब उसका विजुअलाइजेशन चल रहा था, तो मैंने उसे एक पर्टिकुलर जगह पर एक गिफ्ट रैप दिया कि आपको एक गिफ्ट आपके सामने, आप मुझे ओपन करके बताओ कि व्हाट इज इन दिस गिफ्ट। तो उसने खोला और उसने मुझे बोला कि देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड द बॉक्स, देयर इज अ स्मॉल बेबी, अ लैब बेबी। तो मैंने बोला बच्चे को उठाओ, आप उसको पैम्पर करो और आप देखोगे कि वहाँ पे एक बेसिन, एक पागड़ है, आप उसमें रख दो, उसकी मदर उसको वहाँ से ले जाएगी। उससे बात करते करते मुझे उसकी स्टोरी और उसके गाइडेंस से जो भी हमें गाइडेंस मिला, जब हमने सेशन खत्म किया, डिस्कशन खत्म किया, क्योंकि एक काउंसलिंग एक मेजर हिस्सा होता है, आपने थेरेपी करके क्लाइंट को छोड़ दिया ऐसा नहीं हो सकता, आपको उससे बात करनी होती है। एंड मैंने पूछा उससे कि आप जब ये लेकर जा रहे हो, आप खुद को कितनी उम्र के हो, आप अपने आप को किस साल के देख रहे हो, कितने? तो उसने बोला कि 9-10 साल की हूँ मैं और मेरे सामने गिफ्ट रखा हुआ है। जब मैं प्रोसेस में जा रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ, उसने बातों बातों में बताया, मैंने उससे पूछा कि आपके कोई सिबलिंग्स हैं क्या? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला आपका सबसे छोटा सिबलिंग कितना बड़ा है, कितना गैप है आप दोनों में? तो उसने कहा हम दोनों में 10 ईयर्स का गैप है। तब मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि ये बच्चा जब 10 साल का था, इसकी लाइफ में एक छोटे बच्चे की एंट्री, एंड दिस चाइल्ड, अ 10-year-old, had lot of motherly feeling towards the kid, yet she felt very rejected. उसको लगा कि अब ये आ गया है ना, तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे पैम्पर कोई नहीं करेगा, लव कोई नहीं करेगा। तो वो जो हिस्सा उसका उसने जो छोड़कर आई थी, उसकी वजह से उसको वो खुशी नहीं होती थी। शी वॉज ऑलवेज मेच्योर, वो हमेशा मदरली बिहेव करती थी कि अगर उसको चॉकलेट भी दे दिया जाएगा, शी लाइक ओके आई शेयर इट विद देम, मैं खुद नहीं खाऊंगी। आपको समझ में आया कैसे छोटे छोटे लाइफ के हिस्से हमारी लाइफ को लार्जर पिक्चर में इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और इतने छोटे पार्ट हैं कि हम इन पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते, हम नहीं कर पाते। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक बर्डन का बैग लेकर मेरे पास आ रहे हैं, अवेयर ही नहीं होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती है। तो हिप्नोथेरेपी इन क्लाइंट्स के लिए, जब आप छोटी छोटी उलझनों में और आपको पता नहीं इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, तभी भी आप हिप्नोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। अब जब मैं मीडियमशिप करती हूँ तन्वी, क्योंकि मैं टैरो में हूँ और इन सब में हूँ, तो मीडियमशिप कम्स वेरी इजीली टू मी, क्योंकि क्लेंजिंग इज अ पार्ट ऑफ माई रिचुअल, तो अपने आप मीडियमशिप होता है। तो कभी कभी जब मैं एंजल्स का रास्ता दिखाती हूँ, तब क्लाइंट्स लिटरली सेशन में आप उनका टीयर ड्रॉप देखोगे जब वो अपने एंजल्स को सामने देखते हैं, अपने गाइड्स को सामने देखते हैं। तो बड़ा ही क्लासिक प्रोसीजर है ट्रांस में जाके अपने आंसर्स लेने का, एंड कभी कभी इल्यूशंस भी होते हैं। इसीलिए ये सेशन एक सीरीज होता है, एक सेशन से हमेशा सोल्यूशंस नहीं मिलते, कभी कभी एक सेशन से भी लोगों को सोल्यूशन मिलते हैं, कभी कभी 4 में मिलते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत आंसर्स ना मिले, लेकिन इससे आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। क्या हम हिप्नोथेरेपी में इमोशनली तो हमने जाना कि हम क्योर कर सकते हैं, बट क्या फिजिकली भी हो सकता है, या दोनों चीजें हम क्योर करते चलते हैं? तन्वी, हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारी बिलीफ सिस्टम से आते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ फाइनेंशियल ब्लॉक्स, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्लाइंट के मन में ये बिलीफ है दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, ये मैं फाइनेंस कमाने के लायक नहीं, आई एम नॉट वर्दी इनफ। जब भी आप देखेंगे कपल्स या रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे समझ में आता है दैट देयर इज अ डर्थ ऑफ सेल्फ लव। उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे में कोई कमी है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जब लव लाइफ से लेकर आते हैं, जब भी आप देखेंगे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका बिलीफ सिस्टम यही होता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, आई एम नॉट गुड इनफ, प्रॉब्ली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग। वो कभी मेरे पास ये बोल के नहीं आते कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिला, तो देखिए ना, मैंने ही कुछ गड़बड़ी की होगी। बिलीफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन। जिनका पीपल प्लीजिंग नेचर होता है, आप देखेंगे ना कॉर्पोरेट में या आपके हर वर्क प्लेस में, कि उनको कुछ भी बस लोगों को प्लीज करके रखना है। पीपल शुड बी हैप्पी अराउंड देम बिकॉज दे थिंक दैट समहाउ दे वर रिजेक्टेड, और उनको वो डर होता है कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो हमारे बिलीफ सिस्टम कोर होता है जो भी हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके लिए। तो आप सोचिए कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम राइट होगा तो आप कितनी जल्दी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि अगर बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है और अगर वो गिर के नहीं उठेगा तो वो तो कभी चलना सीख ही नहीं सकता। आपने कभी इन्फेंट देखा है, एक छोटा सा बच्चा, मेरे तो दो बच्चे हैं, तो मैंने वो सारा फेस देखा है। मुझे याद है जब बिकॉज माई डॉटर इज द यंगर वन, तो जब वो मतलब व्हेन शी वाज लाइक रियली यंग, अभी वो 2 साल की है, जब वो बिल्कुल छोटी सी बेबी थी, 3 months 4 months, वो अपनी उंगलियों से खेलती थी, वो अपनी पैरों से खेलती थी, उसको उसकी खुद की हर चीज पसंद थी। शी यूज्ड टू बी हैप्पी, वो अपनी उंगलियां यूं 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 देखकर और बहुत खुश होती थी दैट लुक माय हैंड्स आर ब्यूटीफुल, डिफाइन ब्यूटी इन एवरीथिंग। आप थोड़ा सा चुटकी बजा देंगे, बच्चा हंसेगा आपकी तरफ। अगर बच्चे को वो प्यार नहीं मिलेगा, एक इन्फेंट को अगर आप लव नहीं दोगे, दैट इन्फेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। वो बच्चा बीमार हो जाएगा, उस बच्चे को तकलीफ होने लग जाएगी, कुछ ना कुछ। सो लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड टू बिलीव दैट आई एम वर्दी ऑफ दिस लव। बच्चे को पता होता है उसको सब पैम्पर करेंगे, जैसे ही कोई आता है फटाफट वो आंखें खोल के उनकी तरफ स्माइल करने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ द किड्स। तो अब सोचिए कि हम बचपन में तो ऑलरेडी ये सब चीजें सीख कर आए हैं, हमने अनलर्न करी है। सो इट्स टाइम टू रीलर्न व्हेन इट कम्स टू योर बिलीफ सिस्टम। तो जब आप इन बिलीफ सिस्टम्स को सही करेंगे, तब आप जानेंगे कि आपके इमोशंस किस तरह से आपकी फिजिकल प्लेन को भी इम्पैक्ट करते हैं और इन्हें चेंज कैसे किया जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ूंगी कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जबकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पैटर्न्स को हम चेंज करके डे टू डे लाइफ में कैसे आराम ले सकते हैं। हमने सुना भी बहुत है और अभी तक बहुत समझ भी आया है कि हमारे सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्ट होते हैं, या इमोशन स्टोरेज हो गया। अब क्या क्या प्रॉब्लम किन किन इमोशंस की वजह से हो सकती हैं? आपकी बॉडी का हर एक सेल रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू कमांड। आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे, आपका इमोशनल लोड जो भी होगा, आपका शरीर वो लोड लेगा। मैं आपको एक इंस्टेंस देती हूँ। जैसे काफ़ी बच्चे आते हैं या काफ़ी बड़े लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे कंटिन्यूस ईयर्स में प्रॉब्लम होती है, कानों में परेशानी होती है। इसका मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई कंटिन्यूस उनके बारे में गलत बोल रहा है, तो उन्हें ईयर पेन, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स समबडी हु इज यूजिंग लॉट ऑफ हेट्रेड और लॉट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू हेट्रेड टू देम। आंखों की तकलीफ, उनके घर में हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हों और वो चाहते हुए भी उनको रोक नहीं सकते, तो आंखों में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा हिस्सा है जिसको आप देख पा रहे हो लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखोगे सडनली नंबर बढ़ गया, आंखों में जलन होने लग गई, इचिंग होने लग गई। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी थ्रोट से रिलेटेड इशू। जब आप एक रिलेशनशिप में हैं या आप एक पर्टिकुलर सर्कल में हैं, जब आप बोल नहीं पाते कि मेरे जो इमोशंस है मैं बाहर नहीं निकाल पाती, तो थ्रोट रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं। आवाज कंटिन्यूस खराब रहना, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होना, स्पेशली जो भी थ्रोट से रिलेटेड होते हैं, जब आप अपने सारे इमोशंस खुल के बोल नहीं पाते। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास जो बहुत कॉमन लोग आते हैं बैक इश्यूज को लेके कि मुझे अपर बैक में प्रॉब्लम है, मुझे मिडिल बैक में प्रॉब्लम है। बैक क्या दर्शाता है आपकी बॉडी सिस्टम में? इट्स योर सपोर्ट सिस्टम, इट्स लाइक अ सपोर्ट। तो जिनको भी अपर बॉडी में, मतलब ऊपर की तरफ पीठ में जिनको भी तकलीफ होती है,
इट्स अ लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे पेशेंट से या ऐसे क्लाइंट से मिलेंगे, आप उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या आपका पार्टनर या आपके पेरेंट्स से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कि आपको आपके फ्रेंड से वो सपोर्ट का लैक है, डर्थ है। अगर मैं मिडिल की बात करूंगी, मिडिल इज अ प्लेस, मिडिल जब आप मिडिल बैक पे जाओगे, इट्स प्लेस ऑफ गिल्ट, कि आप कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को लेके, अपने सपोर्ट सिस्टम को लेके। यहाँ फाइनेंसेस भी, जब आपको कंटिन्यूस दैट फीलिंग ना कि मैं फाइनेंस के लिए करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लोगों को अक्सर मिडिल बैक में दर्द रहता है। अब मैं लोअर बैक की बात करती हूँ, वो आपका करेज जोन है, क्योंकि वहां से आपका सारा करेज आता है। तो अगर आपको कंटिन्यूस लोअर बैक में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ मोटिवेशन और करेज लूज कर रहे हो। तो आपको अपने आसपास से किस तरह से वो चीज़ें लेनी है या किस तरह से उस पर वर्क करना है, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स दूंगी, क्योंकि अगर मैं लिस्ट आगे बढ़ाती जाऊंगी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज, आजकल आप देख रहे हैं कि काफी यंग एज में हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं। आपका हार्ट आपको अटैक नहीं कर रहा है, आपका जॉय, आपका हैप्पीनेस आपको अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं आप डे टू डे में इतने बिजी हो जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस, मैं कहती हूँ इट इज हैप्पीनेस एंड जॉय। आप अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी खुशियों को गिनना भूल जाते हैं, ग्रैटिट्यूड की कमी, इसकी वजह से हार्ट में तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो जो कम एज में आप देखेंगे, अक्सर वो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने डे टू डे रूटीन में, जिनको छोटी छोटी खुशियां याद ही नहीं रहती। दे हैव अ फैमिली, दे हैव चिल्ड्रन। तो जब भी आप सक्सेसफुल भी हैं अगर लाइफ में, तो अपने घर वालों को जरूर टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपका हैप्पीनेस का मेजर बैंक होता है। अगर मैं स्टमक की बात करूंगी, स्टमक क्या करता है, जो भी आप खाते हैं उसे पचाने का काम करता है। स्टमक इज द जोन ऑफ फियर, आपका डर। जब भी आप कोई बात सुनते हो, समझते हो, लेकिन आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, इट क्रिएट्स फियर। आप उस पर्टिकुलर बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मैं पैरों की बात करूंगी, अक्सर मेरे पास यंग क्लाइंट्स आते हैं, वेरी यंग क्लाइंट्स, वेरी फिट क्लाइंट्स, और वो मुझे बोलते हैं मुझे पैरों में बहुत तकलीफ है, एंड आई फील दैट मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मुझे कंटिन्यूस रात में एक हो रहा है, दर्द हो रहा है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ हैवी लाइफस्टाइल, बट इसका इमोशनल रीजन क्या होता है कि आपको डर है आगे बढ़ने से। ऐसे लोग डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक ही कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर प्रोफाइल में बहुत सालों से अटके हुए हैं, एक ही सिटी में हो, उनको सिटी चेंज करने से डर लगता हो, शादी होने वाली है, शादी करने से डर लगता हो, तो कंटिन्यूअस पैरों में दर्द रहेगा। नीज, जब भी हम जॉइंट पेन्स की बात करते हैं, आपका नेक हो गया, आपके नीज हो गए, आपके जितने भी आपके शोल्डर जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स हो गए आपके, अगर आपके जॉइंट्स में कंटिन्यूस पेन है, तो आपको खुद से पूछना होगा कि कहाँ आपका ईगो हाथ में सामने आपके आ रहा है। आपको अपना ईगो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इमोशंस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी कि आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है लाइफ में और आप करना नहीं चाहते हो, ये वेरी रिजिड कि मैं नहीं करूंगी, मेरी जिद है। तो ऐसे समय पे जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन होते हैं। अब मैं आपसे एक्सीडेंट के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि हम एलिमेंट्स, बॉडी पार्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट लोग होते हैं, कोई लोग होते हैं जिनके बार बार कभी चोट लग रही है, कभी गिर गए, कभी एक्सीडेंट हो रहा है। ये क्या है? दिस इज योर पेंट अप एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। दिस इज नथिंग बट, आपको पता है आपसे कंटिन्यूस गलतियां हो रही है और आप बोलते हो कि मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज व्हेन एक्सीडेंट्स हैपन। तो जब भी बार बार आपको एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या चोट लग रही है या आपके आसपास में ऐसा हो रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि भाई आपको कोई फ्रस्ट्रेशन है, आपको कोई ऐसा गुस्सा है, या आपने कोई ऐसी गलती की है जो आप अपने पास छुपा कर या दबा कर बैठे हैं। देन यू विल गेट टू नो द रीजन। जैसे वेट मैनेजमेंट, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि यार इमोशनली कैसे वेट, मैं तो खाती हूँ इसलिए मैं हेल्दी हूँ। why is somebody unable to lose weight is because जो लोग हैवी होते हैं, जिन लोगों को वेट इश्यूज होते हैं, उनको नीड ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है। वो कंफर्ट ईटिंग, एक जब हम यूज करते हैं टर्म कंफर्ट ईटिंग क्या है? दे फील गुड, दे फील प्रोटेक्टेड व्हेन दे आर ईटिंग, उनको लगता है दिस इज माय प्रोटेक्शन जोन। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशंस की वजह से चल रहे होते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को, टेम्परामेंटल को, उनको अगर स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, तो आप देखिए कि आपको फिजिकल एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। ऐसे ही मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिए। काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं जो इमोशंस के ओवरलोड की वजह से होती है। अभी हमने सब जान तो लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब चीज़ें जानते हुए भी हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको
जाने ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? अब आपने ना मेरे अंदर का वो टैरो रीडर सामने ला दिया, जहाँ जब भी मैं रेमेडीज देती हूँ तभी तो मुझे लगता है कि जब मैं साइकोथेरेपी की बात करती हूँ या मैं टैरो की बात करती हूँ, दोनों मिक्स होके बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स बन जाते हैं. इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट्स. तो मैं आपको 2 सिंपल रेमेडी बताऊंगी. एक बताऊंगी कि अगर आपको पर्सन स्पेसिफिक को लेट गो करना है, जैसे कभी कभी कोई होता है हमारी लाइफ में जो हमें परेशान करता है किसी पॉइंट इन टाइम पे, वो इंसान चला जाता है, आपसे दूर चला जाता है, जैसे बॉसेस इश्यूज होते हैं या ब्रेकअप्स होते हैं, जब आपका स्पाउस ऑब्लिक गर्लफ्रेंड आपसे दूर हो जाती है. वो अब्यूज के केसेस में मेजरली जब बहुत ज़्यादा इमोशनल, मेंटल या फिजिकल अब्यूज होता है, जब हम वो इंसान जाने के बाद भी उस इमोशन को नहीं छोड़ पाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें फिजिकली भी इम्पैक्ट करता है. तो मैं एक बहुत सिंपल सा टेक्निक बताऊंगी एंड इट इज़ वेरी क्लासिक और ये होता ही होता है, मतलब इतना इजी है. आपको एक पेपर लेना है, उसका जो भी इंसान का नाम है आपको उसका नाम लिखना है उस पेपर पे, उसको इतना फोल्ड करना है जब तक आप उसे फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव स्टोर्ड. आप उसको इतना फोल्ड करेंगे जब तक वो सबसे छोटा ना हो जाए और उसके बाद उसमें वो फोल्ड पॉसिबल ही ना हो. आप रात में सोने से पहले अपने मेन डोर के नीचे उस टुकड़े को रखेंगे. अच्छा. आप उसे रात भर रखे रहने देंगे. आप सुबह बिना नहाए उस टुकड़े को लेकर जाएंगे. 2 तरीके हैं, या तो आप उसे मड में दे दें, मतलब आप उसे गड्ढा खोद कर उसे वहां गाड़ के उसे भूल जाएं, या दूसरा तरीका आप उसे फायर एलिमेंट यूज कर सकते हैं, जहां आप उसे जला के और एशेज यूनिवर्स को दे दें. आप देखेंगे दैट विदिन 2 to 3 days you will feel that you have started realizing that that person is going away. Forgiving या forgetting, ये मुझे समझ में नहीं आते कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को ना भूल सकते हो ना उसे माफ कर सकते हो. यू हैव टू डील विद इट. तो आप इस तरह से उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में ना होते हुए या होते हुए ऐसे इंसान के साथ आप डील कर सकते हो. क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपका हस्बैंड है, आपकी हिस्ट्री रही है कि मेरे साथ, हमारे साथ, हम दोनों में आपस में कोई ऐसी परेशानी हुई थी जिसे मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ये टेक्निक करके देखो. तो आप उस पर्टिकुलर इमोशन और इंसिडेंट को जाने दोगे, वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा लेकिन वो इमोशन आपको बार बार परेशान नहीं करेगा. तो ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया. अब जब मैं पर्सन स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, कभी कभी हम किसी इमोशन को नहीं लेट गो कर पाते. ये तो इंसान हो गया. अभी किसी इमोशन को, जैसे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिफीट है. डिफीट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो. मैं हार गई, बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना और उसे जाने देना. कैंडल्स का मैं बहुत यूज कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत यूज करती हूँ क्योंकि कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो मैं बोलती हूँ अगर आप इस इमोशन को लेट गो करके न्यू बिगिनिंग चाहते हैं तो आप वाइट कैंडल का यूज कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोटेक्शन चाहती हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर इमोशन मैं घिरी हुई हूँ और मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो जैसे फियर, अब मैं उसको लेट गो नहीं कर सकती. अब मुझे पता है कि मैं फियरफुल हूँ, बट आई हैव टू एडजस्ट विद दैट आइडिया एंड आई हैव टू फील प्रोटेक्टेड. फियर कब जाएगा? जब आपको प्रोटेक्टेड फील होगा. तो आप ब्लैक कैंडल यूज करेंगे. आपको सिंपल है, आप जो भी कलर चूज करते हैं, व्हाइट या ब्लैक, आपने चूज किया, अपना कैंडल को बर्न किया विद गुड वाइब्रेशंस एंड इंटेंशंस. टेक अ बे लीफ हमारा तेजपान जिसे कहते हैं, जो किचन में यूज होता है. आपका जो भी इमोशन है जो आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रख रहा है, अटका के रख रहा है, रोक के रख रहा है, आपने उस इमोशन को लिखा उसके ऊपर, उस कैंडल से जलाया, एंड द एशेस यू हैव टू ब्लो अवे फ्रॉम योरसेल्फ. आप खिड़की पे खड़े होकर उसे फूंक मार दें या आप बैल्कनी में जाए और उसे ब्लो कर दें. लेट दिस कैंडल फिनिश. जब ये कैंडल जल रही, बी देयर, enjoy the light, the illumination from the candle, and you will see that उस रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा. इन सब एक्टिविटीज के लिए कोई खास दिन नहीं होता. आपको अगर आप बहुत लोडेड हैं तो आप 15 दिन बाद न्यू मून का या 15 दिन बाद फुल मून का वेट नहीं कर सकते. आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मैं आज ये कर दूं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम और अ डेट टू डू इट. इट इज ऑल अबाउट योर रिक्वायरमेंट. तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं. इन सब का सेंटर जो है वो है सेल्फ लव. तो इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं? आपने इतने अच्छे से कहा कि इन सब का जो सेंटर है वो सेल्फ लव है, क्योंकि अगर आपके पास सेल्फ लव है तो ये सारी परेशानियां उसे आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं. तो सेल्फ लव एनहांस करने के बहुत इजी तरीके होते हैं. कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है. खुद को प्यार करना सबसे आसान है. आपको खुद को पसंद, अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो ये बहुत एक आसान तरीका है. मुझे एक मिरर टेक्निक बहुत पसंद है जो मैं खुद भी काफ़ी यूज़ करती हूँ. और क्लाइंट्स जो थोड़े से डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं या थोड़े से निराश होते हैं, जहाँ होप की कमी होती है, मैं बोलती हूँ कि एक बार ये करके देखो. इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए करना बहुत डिफिकल्ट है.
ये मिरर टेक्निक वो होती है कि आप बस आईने के सामने खड़े होना है और आपको बोलना है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मतलब मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं खुश हूँ अपने साथ। इतना सिंपल है, आपको बस आईने में खड़े होकर ये सब बोलना है। अब लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक हो गया, मुझे तो कुछ हैंकी पैंकी जादू चाहिए, लोगों के रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होते हैं। मेरे पास एक बहुत सिंपल स्पेल है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी, और ये बहुत सटीक है, बहुत सिंपल है, और इससे सेल्फ लव बहुत एनहांस होता है। आप इसे एवरी मंथ रिपीट कर सकते हैं, एवरी वीक रिपीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें मैं एक येलो कैंडल का यूज करती हूँ बिकॉज येलो इज द कलर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ होप, विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का भी कलर है, येलो इज अ कलर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट एनहांसेस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हैप्पी थॉट्स इन योर लाइफ। तो सेल्फ लव के लिए, इस स्पेल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए एक पेन, पेपर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और एक येलो कैंडल। अब आपको करना क्या है तन्वी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी और क्लासिक है। आप पहले एक पेपर लेंगे, अब आपको अपने बारे में 3 चीज़ें लिखनी हैं। जैसे फिजिकल प्लेन, कि आपकी किसी भी पार्ट की तारीफ, कि मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं या मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, जो भी आपको ऐसा लगता हो कि आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है आजकल, तो आप उस पर ऐसा लिखेंगे कि मेरे बाल बहुत सुंदर और हेल्दी हैं। दूसरा, फिजिकल एस्पेक्ट के बाद आता है आपका मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस में आप ये लिख सकते हैं आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग, आपके वर्क लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड यू। और तीसरा आता है उसका स्पिरिचुअल प्लेन, जो स्पेशली आपकी इनर वॉल्यूम, जैसे कि अब मेरा मन बहुत ज़्यादा लग रहा है या मैं काम बहुत कॉन्सेंट्रेशन से कर पा रही हूँ, मेरी टारो जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। आप ऐसे 3 एलिमेंट्स अपने बारे में पेन से उस पेपर पे लिखेंगे। अब आप येलो कैंडल उस पेपर के ऊपर लगाएंगे, उस कैंडल को बर्न करेंगे, और जब वो पूरी कैंडल फिनिश हो जाएगी आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेफ्ट ओवर है। इस पर्टिकुलर पेपर को फोल्ड करके आप अपने पास संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये आपका पावरफुल पेपर है जो आपको सेल्फ लव देगा। जब भी आपका ये एजेंडा पूरा हो जाएगा तन्वी, उसके बाद आप चाहें तो आप इस पेपर को बर्न कर सकते हैं या इसे डिग करके मदर अर्थ को दे सकते हैं और अपने नए इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अगेन आप पर वीक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे पर मंथ कर सकते हैं या साल में एक बार कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। सो दिस वाज माय रेमेडी अबाउट सेल्फ लव। आई होप आप लोग करेंगे और जैसे जैसे आपको इफेक्ट्स मिलेंगे आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएंगे भी। आई होप आज का सेशन मीनिंगफुल रहा हो और आपको सारी जानकारियाँ मिली हो। मैंने मिथ्स भी बस्ट कर दिए हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या मुझसे कनेक्ट करना हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं तो मुझे सब्जेक्ट गाइडेंस भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TVT पॉडकास्ट।